नमस्कार। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जिसके पीछे हम सब भागते हैं, खासकर जब कोई बड़ा लक्ष्य साधना हो, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। पर हम सबने ये महसूस किया है कि ये टिकती क्यों नहीं। हाँ, ये बहुत आम अनुभव है। बिल्कुल, जैसे नए साल के संकल्प होते हैं ना, हम्म, शुरू में कैसा जबरदस्त जोश होता है कि ये करेंगे, वो सीखेंगे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो सारा उत्साह जैसे हवा हो जाता है। सही बात है। तो सवाल यह है कि क्यों? क्या हम गलत चीज पर ध्यान दे रहे हैं? देखिए, प्रेरणा एक चिंगारी जैसी हो सकती है, चमकदार, पर अक्सर थोड़ी देर के लिए ही। असली जो टिकाऊ तरक्की है ना, उसका इंजन शायद कुछ और है, संरचित चिंतन, यानी कि स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। बियॉन्ड मोटिवेशन, द पावर ऑफ स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन, लेख के विचारों के आधार पर। बिल्कुल। हमारा मिशन है ये समझना कि भाई प्रेरणा क्यों कमजोर पड़ जाती है और कैसे ये जो संरचित सोच है ये हमें लगातार सीखने, चीजों को साफ साफ समझने और असल में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। ठीक है, तो चलिए खोलकर समझते हैं इसे। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। ये प्रेरणा आखिर है क्या चीज? मतलब ये हमें कोई काम शुरू करने का वो पहला धक्का, वो ऊर्जा कहाँ से देती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मूल रूप से प्रेरणा वो कह सकते हैं एक अंदरूनी या बाहरी शक्ति है जो हमें किसी लक्ष्य की तरफ ले जाती है, हमें काम शुरू करवाती है, दिशा देती है और कोशिश करती है कि हम उसे करते रहें। ये हमारे कामों के पीछे का क्यों है असल में। अच्छा। और मनोवैज्ञानिक इसे मोटे तौर पर दो तरह का मानते हैं। एक होती है बाहरी प्रेरणा, मतलब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये बाहर के कारणों से आती है, जैसे कोई इनाम जीतना है या पहचान पानी है, पैसा कमाना है या फिर किसी सजा से बचना है। जैसे ऑफिस में बोनस के लिए ज्यादा घंटे काम करना। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। और दूसरी होती है आंतरिक प्रेरणा, यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये हमारे अंदर से आती है, जैसे किसी चीज को जानने की इच्छा, जिज्ञासा, या किसी काम को करने में ही मजा आना, या हमारे अपने जो मूल्य हैं उनके लिए कुछ करना, हम्म। या फिर किसी चीज में महारत हासिल करने का जो संतोष मिलता है वो। जैसे मान लीजिए कोई संगीत से प्यार करता है तो वो गिटार सीखता है, या आंतरिक प्रेरणा है। समझ गई। तो ये आंतरिक वाली ज्यादा टिकाऊ होती होगी। हाँ, आमतौर पर शोध यही बताते हैं कि आंतरिक प्रेरणा ज्यादा लंबे समय तक चलती है और ज्यादा गहरा संतोष भी देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि आंतरिक प्रेरणा भी मतलब हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो भी कमजोर पड़ सकती है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब चाहे प्रेरणा अंदर से आए या बाहर से, उसका फीका पड़ जाना लगभग तय सा है। पर ऐसा होता क्यों है? वो शुरू का जोश ठंडा क्यों पड़ जाता है? हाँ, इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण हैं। एक बड़ा कारण है जिसे कहते हैं नवीनता का प्रभाव, या नॉवेल्टी इफेक्ट। नवीनता का प्रभाव। हाँ, जब कोई चीज नई होती है ना तो वो बहुत रोमांचक लगती है। हमारा दिमाग नई चीजों की तरफ खींचता है और इससे डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। वो हमें अच्छा महसूस कराता है, प्रेरित करता है। हाँ, वो शुरू का एक्साइटमेंट। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे वो चीज पुरानी होती जाती है, वो नवीनता खत्म हो जाती है, डोपामीन का लेवल गिरता है और वो शुरुआती उत्साह भी कम हो जाता है। हम्म। फिर एक और चीज है निर्णय की थकान, यानी डिसीजन फटीग। लगातार खुद को डिसिप्लिन में रखना, सही चुनाव करना, गलत चीजों से बचना, इसमें हमारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। रोज रोज ये सोचना कि जिम जाऊं या नहीं। हाँ, या हेल्दी खाऊं या नहीं, ये रोज के छोटे छोटे निर्णय भी थका देते हैं। फिर देखिए, बाहरी बाधाएं भी होती हैं। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। काम पर कोई मुश्किल दिन आ गया, परिवार में कुछ हो गया, मौसम खराब हो गया है। हाँ बिल्कुल। ये सब हमारी योजनाओं और प्रेरणा को पटरी से उतार सकता है। और आखिर में एक बहुत शक्तिशाली चीज है आराम क्षेत्र का खिंचाव, कंफर्ट जोन पुल। वापस वहीं जाने का मन करता है जहां आराम हो। बिल्कुल। इंसान स्वभाव से ही आसानी और जानी पहचानी चीजों की तरफ झुकता है। प्रेरणा बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ी असुविधा झेलनी पड़ती है, जो दिमाग के लिए स्वाभाविक रूप से मुश्किल है। इसीलिए वो मोटिवेशनल वीडियो या सेमिनार एक शुगर रश जैसा होता है, तेज, चमकदार, पर जल्दी ही खत्म। आपने डोपामाइन का जिक्र किया, हम्म, ये काफी दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है जो लंबे लक्ष्यों के लिए प्रेरणा बनाए रखने में दिक्कत पैदा करती है? बिल्कुल। यहाँ थोड़ा तंत्रिका विज्ञान को समझना जरूरी है। प्रेरणा, खासकर वो शुरू करने वाली इच्छा, हमारे दिमाग के डोपामीन सिस्टम से बहुत गहरे जुड़ी है। और यहाँ एक बारीक बात है। क्या? डोपामीन असल में इनाम की उम्मीद में ज्यादा बढ़ता है,
न कि इनाम मिलने पर। अच्छा, उम्मीद में। हाँ, इसलिए कोई बड़ा लक्ष्य तय करना, जैसे किताब लिखनी है या मैराथन दौड़ना है, वो बहुत रोमांचक लगता है। डोपामाइन बढ़ता है, हम उत्साहित होते हैं, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो रोज की मेहनत है, वो अक्सर दोहराव वाली होती है, मुश्किल होती है, वो उतनी रोमांचक नहीं लगती। सही बात है, रोज लिखना या रोज दौड़ना। हाँ, और जब प्रगति धीमी लगती है या मुश्किलें आती हैं, तो डोपामाइन का स्तर गिर सकता है और फिर प्रेरणा भी कम हो जाती है। तब दिमाग क्या करता है? वो फिर से डोपामाइन की तलाश में किसी नई, ज्यादा रोमांचक चीज की तरफ भागता है। और ये समझना जरूरी है कि हमारी कोई कमी नहीं है। हमारा दिमाग लाखों सालों में विकसित हुआ है जीवित रहने के लिए। भोजन खोजना, खतरे से बचना, नई जानकारी पाना, इन चीजों के लिए। वो लंबे समय के अमूर्त लक्ष्यों को लगातार साधने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। ये बात तो आजकल के जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है उसके बिल्कुल उलट लगती है। वो तो हमेशा कहते हैं बस प्रेरित रहो, या अगर तुम सच में चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो क्या ये बातें असल में नुकसान पहुंचा सकती हैं? हाँ, देखिए, ये जो प्रेरणा का बहुत ज्यादा महिमा मंडन है ना, ये कई बार नुकसानदेह हो सकता है। पहली बात, ये लोगों में अपराधबोध और शर्मिंदगी पैदा करता है कि मुझ में कोई कमी है। बिल्कुल। जब उनकी प्रेरणा स्वाभाविक रूप से कम होती है तो वो सोचते हैं शायद मैं काफी नहीं चाहता, या मुझ में इच्छा शक्ति की कमी है। ये सोच आत्मविश्वास को और कम कर देती है। दूसरी बात जो शायद ज्यादा जरूरी है, ये सिस्टम और संरचना के महत्व को अनदेखा करता है। प्रेरणा तो एक भावना है, आती जाती रहती है, वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। असली सफलता लगातार प्रेरित महसूस करने से नहीं आती, वो आती है ऐसी प्रक्रियाएं और आदतें बनाने से जो आपको तब भी आगे बढ़ाएं जब मन ना हो या प्रेरणा कम हो। मतलब सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहना ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। वो तो ऐसा जैसे बिना पतवार की नाव में बैठ गए, हवा बदली और आप दिशाहीन। तो अगर प्रेरणा सिर्फ एक चिंगारी है, तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमें लगातार आगे बढ़ाती हैं? आपने अनुशासन और चिंतन का जिक्र किया था, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो प्रेरणा वो भावनात्मक चिंगारी, स्पार्क है, जो आपको शुरू करने के लिए उत्साहित करती है। जरूरी है पर भरोसेमंद नहीं। ठीक है। अनुशासन वो मांसपेशी, मसल है, जो आपको तब भी काम पर लगाए रखती है जब प्रेरणा की चिंगारी बुझ गई हो। ये आपकी दृढ़ता है, आपका संकल्प। मसल। और चिंतन वो दिशासूचक कंपास है। वो पक्का करता है कि आपकी मेहनत और अनुशासन सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। ये आपको सीखने, समझने और जरूरत पड़ने पर अपनी दिशा बदलने में मदद करता है। स्पार्क, मसल और कंपास, ये अच्छी उपमा है। हाँ, समस्या ये है कि ज्यादातर लोग सिर्फ चिंगारी यानी प्रेरणा पर ध्यान देते हैं। कुछ लोग मांसपेशी यानी अनुशासन बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग दिशा सूचक यानी चिंतन का नियमित इस्तेमाल करते हैं। और बिना दिशा सूचक के? बिना चिंतन के आप बहुत अनुशासित होकर भी गलत पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, या एक ही गलती बार बार दोहरा सकते हैं। मेहनत बेकार जा सकती है। ठीक है, तो अब हम मुद्दे पर आ रहे हैं। अगर प्रेरणा भरोसेमंद नहीं और अनुशासन बिना दिशा के बेकार हो सकता है, तो ये चिंतन इतना शक्तिशाली क्यों है? ये दिशा सूचक काम कैसे करता है? चिंतन, देखे, सरल शब्दों में कहें तो रुक कर अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने कामों और अपने अनुभवों की जांच-बूझ कर जांच करना है। सिर्फ पीछे मुड़कर देखना नहीं? नहीं, ये उससे ज्यादा सक्रिय है। ये सवाल पूछना है, क्या हुआ था? मैंने कैसा महसूस किया? मैंने क्या सोचा था? इसके नतीजे क्या निकले? मैंने इससे क्या सीखा? अगली बार मैं क्या अलग या बेहतर कर सकता हूँ? इसे आप मानसिक पाचन की तरह सोच सकते हैं। जैसे हमारा शरीर खाने को पचाकर पोषक तत्व निकालता है, वैसे ही हमारा दिमाग चिंतन के जरिए अनुभवों से ज्ञान और सबक निकालता है। मानसिक पाचन, दिलचस्प। हाँ, बिना पाचन के भोजन बेकार है, और बिना चिंतन के अनुभव हमें बुद्धिमान नहीं बनाते, वो बस गुजर जाते हैं। तो क्या ये कोई नई सोच है या इसका कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक आधार भी है? अरे, ये तो बहुत पुरानी सोच है। पश्चिम में सुकरात को देखिए, उन्होंने कहा था अपरीक्षित जीवन जीने लायक नहीं है। उनके लिए खुद की जांच और चिंतन ही ज्ञान का रास्ता था। सही। पूरब में कन्फ्यूशियस ने भी आत्मनिरीक्षण पर बहुत जोर दिया। स्टोइक दार्शनिक थे जैसे मार्कस ऑरेलियस, उनकी किताब मेडिटेशंस रोज के चिंतन का ही एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये विचार कि असली ज्ञान सिर्फ अनुभव से नहीं बल्कि जांचे परखे अनुभव से आता है, ये सदियों पुराना है। और आज का मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान भी इसकी पुष्टि करते हैं। मनोविज्ञान में एक शब्द है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन? हाँ, मतलब अपनी सोच के बारे में सोचना।
चिंतन इसी मेटाकॉग्निशन को मजबूत करता है। इससे हमारी सीखने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, निर्णय लेने की क्वालिटी, ये सब बेहतर होती हैं। अच्छा। एक डेविड कोल्ब का सिद्धांत है, अनुभवात्मक शिक्षण सिद्धांत। वो कहते हैं कि सीखना एक चक्र है। अनुभव करना, उस पर चिंतन करना, उसे कोई सिद्धांत या कॉन्सेप्ट बनाना, फिर उसे नई स्थिति में आजमाना। चिंतन के बिना ये चक्र टूट जाता है, सीखना अधूरा रह जाता है। और ये सेल्फ रेगुलेशन, यानी खुद को लक्ष्यों के हिसाब से ढालने और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, खासकर सेल्फ अवेयरनेस, इन सब को भी बढ़ाता है। और अगर हम दिमाग के स्तर पर देखें, तंत्रिका विज्ञान के नज़रिए से, तो जब हम सोच समझकर चिंतन करते हैं तो हम दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिवेट करते हैं जो सीखने और बदलने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे एक होता है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN। जब दिमाग आराम में होता है तब ये एक्टिव होता है और आत्मचिंतन यादों को प्रोसेस करने में मदद करता है। चिंतन इसे सक्रिय करता है। फिर हिपोकैम्पस है जो अनुभवों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। चिंतन इस प्रक्रिया को मजबूत करता है। और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और आवेगों को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है, चिंतन से वो भी प्रशिक्षित होता है। तो जब आप चिंतन के लिए समय निकालते हैं, आप सचमुच अपने दिमाग को ज्यादा साफ सोचने, ज्यादा लचीला बनने और बेहतर फैसले लेने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चिंतन का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारी गलतियों और असफलताओं को देखने का नजरिया बदल देता है। जहां बिना चिंतन के कोई फेलियर सिर्फ दुख या शर्मिंदगी दे सकता है, वहीं चिंतन उसे सीखने का एक मौका बना देता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। बिना चिंतन के मान लीजिए आपकी कोई प्रेजेंटेशन खराब हो गई, तो हो सकता है आप हमेशा के लिए स्टेज से डर जाएं। हाँ, ये होता है। लेकिन चिंतन के साथ आप समझ सकते हैं कि कमी कहाँ रह गई, क्या तैयारी कम थी, क्या ऑडियंस को ठीक से नहीं समझा, क्या घबराहट ज्यादा हो गई, और फिर आप अगली बार सुधार कर सकते हैं। कोई रिश्ता टूट गया तो वो कड़वाहट छोड़ सकता है। या फिर चिंतन आपके अपने कम्युनिकेशन पैटर्न, अपनी उम्मीदों के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। फिटनेस का लक्ष्य चूक गया तो आप निराश हो सकते हैं, या चिंतन आपको बता सकता है कि शायद आपका प्लान ठीक नहीं था या आपको ज्यादा सपोर्ट चाहिए था। तो असफलता एक फुल स्टॉप नहीं रहती। नहीं, चिंतन उसे फीडबैक में बदल देता है, एक ऐसा डेटा जिसका इस्तेमाल आप भविष्य में बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। ये गलतियों को ठोकर नहीं बल्कि सीढ़ी बना देता है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि चिंतन क्यों जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ कभी-कभार पीछे मुड़कर सोच लेना काफी है? यहाँ संरचित यानी स्ट्रक्चर्ड शब्द पर जोर क्यों दिया जा रहा है? क्या हमें वाकई एक ढांचे या स्ट्रक्चर की जरूरत है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, कभी कभार यूं ही सोच लेना, जिसे हम यादृच्छिक चिंतन कह सकते हैं, वो कुछ ना करने से तो बेहतर है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। हमारी यादें अक्सर पूरी नहीं होती, उनमें पक्षपात होता है। हाँ, हम चीजों को अपने हिसाब से याद रखते हैं। बिल्कुल, हमारी भावनाएं हमारे नजरिए को रंग देती हैं, और हम अक्सर उन सच्चाइयों से बचना चाहते हैं जो हमें असहज करती हैं। तो ये जो रैंडम चिंतन है, ये अक्सर अस्पष्ट रह जाता है, अधूरा होता है, और कभी-कभी सिर्फ खुद की तारीफ या खुद की बुराई में फंस जाता है। यहीं पर संरचित चिंतन काम आता है। संरचना का मतलब है एक तय प्रक्रिया या ढांचे का इस्तेमाल करना, कुछ खास सवालों या स्टेप्स को फॉलो करना। इससे क्या होता है? ये संरचना हमारे पूर्वाग्रहों को कम करने में मदद करती है। ये सुनिश्चित करती है कि हम सभी जरूरी पहलुओं पर सोचें, और ये हमें सिर्फ अस्पष्ट विचारों से आगे ले जाकर ठोस नतीजों और एक्शन लेने लायक कदमों तक पहुंचाती है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, बिना रेसिपी के खाना बनाना और रेसिपी फॉलो करके बनाना, दोनों में खाना बन सकता है, पर रेसिपी से स्थिरता आती है, क्वालिटी बेहतर होती है और सीखने की संभावना बढ़ जाती है। संरचित चिंतन भी कुछ वैसा ही है। तो ये संरचना दिखती कैसी है? क्या इसके लिए कोई आजमाए हुए तरीके या फ्रेमवर्क है जिनका लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। कई सिद्ध फ्रेमवर्क्स हैं जिन्हें अलग अलग हालात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हमने कोल्ब के लर्निंग साइकिल की बात की थी, उसके सरल सवाल हैं: क्या हुआ, मुझे कैसा लगा, क्या जरूरी था, मैंने क्या सीखा, इसका क्या मतलब है, अब मैं क्या करूंगा, इसे कैसे लागू करूंगा। ये व्यक्तिगत अनुभवों से सीखने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। एक और थोड़ा डिटेल फ्रेमवर्क है गिब्स का रिफ्लेक्टिव साइकिल। इसमें 6 स्टेप्स होते हैं: वर्णन, भावनाएं, मूल्यांकन, विश्लेषण, निष्कर्ष और कार्य योजना। ये अक्सर प्रोफेशनल डेवलपमेंट या जटिल स्थितियों के विश्लेषण में काम आता है। और कोई आसान सा तरीका? हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल और छोटा फ्रेमवर्क है आफ्टर एक्शन रिव्यू।
इसे अमेरिकी सेना ने काफी लोकप्रिय बनाया है। इसमें 4 आसान सवाल हैं। हमारा इरादा क्या था? असल में क्या हुआ? अंतर क्यों था? हम क्या सीख सकते हैं और अगली बार क्या करेंगे? ये तो काफी सीधा और एक्शन ओरिएंटेड लग रहा है। हाँ, ये टीमों और प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत असरदार है। और जरूरी नहीं कि आप किसी एक ही फ्रेमवर्क से बंध जाएं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें बदलाव भी कर सकते हैं या अपना खुद का बना सकते हैं। इन फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करने से मुख्य फायदे क्या हैं? ये संरचना इतनी जरूरी क्यों है? संरचना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, ये स्पष्टता लाती है, हमारे बिखरे हुए विचारों और भावनाओं को व्यवस्थित करती है। दूसरा, ये जवाबदेही को बढ़ावा देती है। जवाबदेही कैसे? एक ढांचा हमें उन मुश्किल सवालों या सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता है जिनसे हम शायद बचना चाहें। तीसरा, यह संगति सुनिश्चित करती है। एक तय प्रक्रिया को दोहराना आसान होता है, जिससे चिंतन कभी-कभी की चीज न रहकर एक नियमित आदत बन जाता है। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये कार्यवाहीशीलता पर जोर देती है, एक्शनेबिलिटी। अच्छा चिंतन सिर्फ समझने पर नहीं रुकता, वो पूछता है अब आगे क्या। ये सीखने को भविष्य के कामों से जोड़ता है। कोई उदाहरण? जैसे बिना संरचना के जर्नलिंग करना सिर्फ मन की भड़ास निकालना हो सकता है, लेकिन एक सरल संरचना का इस्तेमाल करना, जैसे आज क्या अच्छा हुआ, क्या चुनौती थी, क्या सीखा, कल क्या सुधार सकता हूं, ये निराशा या कंफ्यूजन को प्रगति की योजना में बदल सकता है। तो अगर मैं सही समझ रही हूं, तो असली जादू इस प्रक्रिया को एक सिस्टम बनाने में है। ये एक बार की चीज नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला फीडबैक लूप है। बिल्कुल, यही संरचित चिंतन की असली ताकत है। ये एक दोहराने लायक सिस्टम बन जाता है। चक्र कुछ ऐसा चलता है, आप कोई काम करते हैं, एक्ट, फिर आप उस पर संरचित तरीके से सोचते हैं, रिफ्लेक्ट, इस सोच से आप कुछ सीखते हैं, लर्न, इस सीख के आधार पर आप अपने अगले एक्शन को बदलते हैं, एडजस्ट, और फिर आप बदले हुए तरीके से दोबारा काम करते हैं, एक्ट अगेन। एक्ट, रिफ्लेक्ट, लर्न, एडजस्ट और फिर से एक्ट। हाँ, ये चक्र लगातार चलता रहता है। ये प्रेरणा की तरह मूड या बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जितना आप इसे करते हैं, ये उतना ही मजबूत होता जाता है। समय के साथ ये छोटा सा चक्र ज्ञान, स्किल, लचीलापन और लगातार सुधार का एक शक्तिशाली इंजन बन जाता है। ये सिद्धांत में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? मान लीजिए कोई इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहता है, तो व्यावहारिक कदम क्या होंगे? अच्छी बात यह है कि इसे लागू करना मुश्किल नहीं है और इसे जीवन के लगभग हर पहलू में ढाला जा सकता है। जैसे व्यक्तिगत विकास के लिए आप रोज की जर्नलिंग प्रॉम्प्ट से शुरू कर सकते हैं। सोने से पहले या सुबह उठकर बस 5-10 मिनट निकालें और पूछें, आज क्या अच्छा हुआ, क्या मुश्किल था, मैंने अपने बारे में क्या सीखा, कल मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। सिर्फ 5 से 10 मिनट? हाँ, इतना भी काफी है शुरू करने के लिए। या फिर आप साप्ताहिक समीक्षा कर सकते हैं, शायद 30 मिनट की। पूछें, इस हफ्ते की सबसे बड़ी जीत क्या थी, सबसे बड़ी चुनौती, कौन से पैटर्न दिख रहे हैं, अगले हफ्ते मेरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। और काम की जगह पर? कार्यस्थल और नेतृत्व में भी यह बहुत उपयोगी है। टीम मीटिंग के बाद या किसी प्रोजेक्ट के अंत में AARs का इस्तेमाल करें। लक्ष्य क्या था, क्या हुआ, अंतर क्यों, अगली बार क्या अलग करेंगे। लीडर्स खुद से पूछ सकते हैं, मेरे फैसलों का टीम पर क्या असर हुआ, मेरा कम्युनिकेशन कितना प्रभावी था, मैं अपनी टीम को और बेहतर कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। फीडबैक लेना और उस पर सोचना भी इसी का हिस्सा हुआ। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र लर्निंग जर्नल्स रख सकते हैं। आज क्या सीखा, क्या कंफ्यूजिंग था, ये पहले सीखी बातों से कैसे जुड़ता है, मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। स्वास्थ्य के लिए भी? हाँ, स्वास्थ्य और कल्याण में भी। जैसे फिटनेस के लिए, आज के वर्कआउट में क्या अच्छा लगा, कहाँ मुश्किल हुई, मेरी नींद और डाइट का इस पर क्या असर पड़ा। या मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आज मुझे किन चीजों से खुशी मिली, किन बातों से तनाव हुआ, मैंने तनाव से निपटने के लिए क्या किया। मतलब ये रिश्तों से लेकर आध्यात्मिक जीवन तक हर जगह काम आ सकता है। संक्षेप में कहें तो हाँ, युगल चिंतन, पारिवारिक चिंतन, प्रार्थना जर्नल्स, संभावनाएं बहुत हैं। ये बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अगर कोई आज से ही शुरू करना चाहे, तो सबसे सरल तरीका क्या होगा? कौन से उपकरण या तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, शुरू करने के लिए इसे मुश्किल बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक सरल फ्रेमवर्क चुनें, जैसे वो 4 दैनिक प्रश्न, क्या अच्छा हुआ, क्या चुनौतीपूर्ण था, क्या सीखा, कल कैसे सुधार करूंगा। ये शुरुआत के लिए काफी हैं।
ठीक है। 2, एक माध्यम चुनें। एक साधारण नोटबुक और पेन सबसे अच्छा है, या कंप्यूटर पर वर्ड डॉक्यूमेंट, या फिर नोशन, एवरनोट जैसे ऐप। कुछ लोग वॉइस मेमो भी रिकॉर्ड करते हैं। माध्यम उतना जरूरी नहीं है जितनी प्रक्रिया। 3, एक नियमित समय तय करें। इसे अपने कैलेंडर में एक मीटिंग की तरह डालें। चाहे रोज 5 मिनट हो या हफ्ते में 30 मिनट, बस नियमित रहें। कंसिस्टेंसी जरूरी है। हाँ। 4, लचीले रहें। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो उसे बदलें, प्रयोग करें और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। और 5, कभी कभी पीछे मुड़कर देखें। कुछ हफ्तों या महीनों बाद अपनी पुरानी एंट्रीज पढ़ें। आपको अपने विकास और पैटर्न देखकर हैरानी होगी। तो मुख्य बात है शुरू करना, सरल रखना और लगातार करना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि हमें प्रेरणा के पीछे भागना शायद बंद कर देना चाहिए। वो एक भरोसेमंद साथी नहीं है, चिंगारी की तरह जरूरी है शुरू करने के लिए, पर उस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। असली और टिकाऊ प्रगति का रास्ता संरचित चिंतन से होकर जाता है। ये वो दिशा सूचक है जो हमें सही रास्ते पर रखता है, और वो धीमी आंच वाली आग है जो हमें तब भी ऊर्जा देती रहती है जब शुरू का जोश ठंडा पड़ गया हो। सही कहा। शायद वो मैराथन धावक वाला उदाहरण यहाँ सही बैठता है। प्रेरणा उसे दौड़ शुरू करने के लिए घर से बाहर निकाल सकती है, लेकिन ये उसका अपनी दौड़ का विश्लेषण करना, समझना कि क्या काम किया क्या नहीं, और अपनी ट्रेनिंग और रणनीति को लगातार बदलना यानी चिंतन करना है जो उसे फिनिश लाइन तक ले जाता है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यहाँ ये है कि संरचित चिंतन सिर्फ हमारे प्रदर्शन को ही बेहतर नहीं बनाता, ये हमें ज्यादा लचीला भी बनाता है। रेजिलिएंट। लचीला कैसे? जब आप नियमित रूप से अपनी चुनौतियों और असफलताओं पर सोचते हैं और उनसे सीखते हैं, तो वो आपको तोड़ती नहीं है बल्कि मजबूत बनाती हैं। आप गलतियों को व्यक्तिगत हार की तरह देखने के बजाय सीखने के मौके की तरह देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा। ये चिंतन, स्पष्टता, कार्यवाही, विकास का एक शक्तिशाली, खुद को बनाए रखने वाला चक्र शुरू करता है। ये हमें भावनाओं के उतार चढ़ाव या बाहरी हालातों का गुलाम बनने का बजाय अपने मूल्यों और इरादों के हिसाब से ज्यादा सचेत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। तो अंतिम निष्कर्ष ये है कि असली बदलाव प्रेरित महसूस करने का इंतजार करने से नहीं आता, बल्कि रुकने, सोचने, सवाल पूछने और सीखने की इच्छा और अभ्यास से आता है। सही। प्रेरणा एक तोहफा हो सकती है जब वो आए, लेकिन संरचित चिंतन वो हुनर है जिसे हम विकसित कर सकते हैं और जो हमें तब भी आगे बढ़ाता है जब प्रेरणा साथ छोड़ दे। तो सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार या शायद एक छोटा सा प्रयोग। आज रात सोने से पहले बस कुछ मिनट निकालकर खुद से ये 4 सवाल पूछें, जैसा कि हमारे स्रोत लेख में भी सुझाया गया है। आज क्या अच्छा हुआ? मुझे किस चीज़ ने चुनौती दी? मैंने क्या सीखा? मैं कल कैसे आगे बढ़ूंगा? शायद ये छोटे रोज के सवाल ही उस ज्ञान और प्रगति की नींव रख दें जिसकी हम सब तलाश कर रहे हैं। प्रेरणा से परे देखने पर हमें चिंतन मिलता है, और चिंतन में ही रोज के अनुभवों को एक सार्थक और असाधारण जीवन के निर्माण खंड में बदलने की शक्ति छिपी है।